अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप? हम अमराज़ मैदा के सिलसिले में आज आपसे बात करना चाहते हैं। ज़ख़्म मैदा, मैदे में ज़ख़्म हो जाना, जिसे तिब में अल्सर भी कहते हैं। अल्सर अगर बढ़ जाए, इसमें शिद्दत, तेज़ी और ये पुराना होता जाए तो यही मैदे का कैंसर बन जाता है। अब मैदे का जो अल्सर है उसमें मैदे की अंदरूनी सतहें, जिन्हें म्यूक्सा कहते हैं, ये बलगमी झिल्लियाँ हैं। इन पर हल्के लेसदार चकने मवाद की तह होती है। ये होंठों से लेकर मकद तक फैली होती हैं। इन बलगमी झिल्लियों में खुलिये बलगम बनाते रहते हैं, जिनसे ग़िज़ा आसानी से फिसल जाती है। मैदे का ऊपर वाला हिस्सा फंडस और नीचे वाला हिस्सा बॉडी कहलाता है। इन दोनों हिस्सों की बलगमी झिल्लियों में दो ख़ास किस्म के खुलियात होते हैं, सेल्स होते हैं। पहला है पैराइटल सेल। ये HCl पैदा करके ग़िज़ा को तेज़ाबी बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है पैराइटल सेल। नंबर 2 है चीफ सेल। ये पेप्सिनोजन पैदा करके ग़िज़ा को हज़म करते हैं। अब मैदे में जलन कब और कैसे शुरू होती है? अक्सर मरीज़ जो अल्सर वाले हैं या मैदे के ज़ख़म वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा अज़ियत और तकलीफ़ मैदे की जलन और मैदे के दर्द की वजह से होती है। अब नोट करें कि मैदे के दोनों सिरों पर मौजूद कार्डिक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड म्योसिन की पतली सी रतूबत बनाते हैं, जो किसी हद तक असासी सिफ़त रखती है, जो मैदा की दीवारों का लेप कर देता है। ठीक है, ये जो ग्लैंड है, इनसे जो निकलने वाली रतूबात हैं, ये असासी तबीयत रखती हैं। असासी तबीयत का मतलब तेज़ाबियत के उल्ट मजाज है। ठीक है, तो जब असासी ये खासियत रखेंगी तो तेज़ाबी मादे इस पर असर नहीं करेंगे। अच्छा, जब लेप कर देता है, जिसकी वजह से मैदा अपनी ही तेज़ाबी रतूबतों के असरात से महफूज रहता है। फिर जब मैदा में ये HCl और पेप्सिन दोनों हद्द इतदाल से मुतजावज़ हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तब ये मैदे की दीवारों से लगते हैं, जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन, बलगमी झिल्लियाँ जो हैं, इनकी रतूबत कम हो जाती है और वो दफ़ा करने से कासर हो जाती हैं। क्यों? कि तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है और वो जो लेप हुआ था अलकली का या सास का या एंटी एसिड रतूबत का, जो मैदे की दीवारों पर लेप हुआ था, तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से वो लेप भी असर करना छोड़ जाता है। अच्छा, इससे होता ये है कि ये तेज़ाब इन दीवारों पर बार बार लगने से ख़राश होकर जलन होने लगती है। HCl और पेप्सिन जो हैं, ये दोनों तेज़ाब जो हैं, ये दीवारों पे लगते हैं और इन्हीं की वजह से जलन होती है। बिल्कुल इसी तरह जिस पर जिल्द पर मामूली सी ख़राश हो जाने से खून नहीं निकलता, लेकिन जलन ज़रूर होती है। जब मरीज़ को जलन कम करने के लिए कुछ शरबत वगैरह दिया जाता है, तो वक्ती तौर पर ये तेज़ाब नीचे हो जाने से अफाका हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये तेज़ाब फिर ऊपर आ जाता है, जिससे जलन दोबारा होने लगती है। अब जलन मुसलसल होने से दर्द होने लगता है। अगर ये कैफियत ज़्यादा देर तक रहे तो मैदे के मुंह पर सोजिश हो जाती है, जिसे एसोफेगिट्स कहते हैं। सही इलाज ना होने से ये तेज़ाबी मादे इस कदर बढ़ जाते हैं कि वो मैदे की दीवारों को ज़ख्मी कर देते हैं, जिससे खून रिसने लगता है और शुरू में अजाबत काले रंग की आने लगती है। अजाबत से मुराद पखाना, और ये शिद्दत इख्तियार कर ले तो फिर खूनी क्या हो जाती है, जिसे कदीम तिब में कुरू मैदा और जदीद तिब में अल्सर मैदा कहते हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक हालत होती है। अगर इसका जल्द अजाला ना किया जाए तो ये कैंसर बन जाता है। अगर बार वक्त सही इलाज शुरू हो जाए तो मरीज़ बासानी बच जाता है। अब आते हैं जो अल्सर है, इसकी अलामत क्या हैं? इसकी अलामत वैसे तो अल्लाह ना करे जिसको ये मसला है वो अलामत सब जानता है, मगर बाज़ किसी में अलामत की शिद्दत और किसी की अलामत में खिफ़त होती है या कमी होती है। तो बहरहाल कुछ अलामत आप नोट कर लें।
खाना खाने के बाद मैदे में तकरीबन आधा घंटे बाद जलन शुरू हो जाती है और तकरीबन 3 से 4 घंटे तक रहती है। और खाने के 3 घंटे बाद दर्द या जलन हो तो ये असना अशरी में अल्सर है। 12 अगश्तियात जो है उसमें अल्सर है अगर ये खाने के 3 घंटे बाद दर्द शुरू हो। इसमें राज क्या है कि 3 घंटे तक जो ग़िज़ा मैदे में रही, अगर उस वक़्त दर्द जलन वगैरह नहीं हुई, अब जब वो मैदे से नीचे 12 अंगश्ती आंत में उतरी तो उस वक़्त दर्द हुई, तो इसका मतलब है कि मैदे का मसला नहीं है, ये 12 अंगश्ती आंत जिसको ये असना अशरी में अल्सर कहते हैं, यह मसला है। और जो पखाना करते वक्त जलन और खून आए तो ये कोलून नाज़ल का अल्सर है, बड़ी आंत का। ठीक है। अब मर्ज़ की इब्तिदा में जलन कम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जलन इस कदर शिद्दत इख्तियार कर लेती है जैसे कोई छुरी या चाकू से काट रहा हो। जब तक ग़िज़ा मैदे से नीचे नहीं उतरती जलन होती रहती है। गैस से डकारें आती हैं, जी मतलाता है, कभी क्या हो जाती है। मैदे में तेज़ाबी मवाद मैदे के मुंह पर बार बार लगने से सूजन पैदा कर देता है। इससे कभी तुर्श और कभी तल्ख जागदार मवाद मुंह में आ जाता है। इब्तिदा में ये मवाद आंतों में रुक कर फसाद कर देता है, जिससे अजाबत नामुकम्मल होने लगती है और फिर शिद्दत से आंतों में सोजिश हो जाती है और मसूड़ों से खून आने लगता है। और मुसलसल बरकरार रहने से मकद के रास्ते बवासीरी खून जारी हो जाता है। अब मकद वैसे तो सबको पता है, लेकिन मकद पखाने वाली जगह को कहते हैं। मरीज़ के मसूड़े स्याह और दांतों में दर्द होता है और फिर इनके दांत स्याह या पीले यानी बेरौनक से हो जाते हैं, जिन्हें डेंटल स्पेशलिस्ट बेचारे टूथपेस्ट और दीगर अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन किसी से फ़ायदा नहीं होता। फिर वो तंग आकर कहते हैं ये पैदाइशी ऐसे ही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि खून में कसरत सुदा खून के अंदर पाया जाने वाला एक स्याह मादा है, जो बज़ाहिर तो हमें स्याह नज़र नहीं आता खून के अंदर, मगर इसकी ज़्यादती, चेहरे की स्याही, आँखों के गिर्द हल्के रंगत का काला होना, या जैसे अभी दांत जो है उनका रंग काला होने लगता है। तो बहरहाल खून में कसरत सुदा से दांतों का रंग स्याह और कमी खून से दांत पीले हो जाते हैं। और इन लोगों को खाने के बाद होने वाली कै इंतहाई तुर्श या इंतहाई जहरीली होती है। आँखों का सफ़ेद हिस्सा मैला कुचैला, आँखों के नीचे स्याह हल्के, नाखन बेरौनक, अक्सर पीप अमेज़ खून आता है, नफक, गैस और कब्ज़ की शिकायत रहती है। सुबह उठते ही मुंह से बदबू और बुर्श करने से पीप अमेज़ खून आता है। दिन भर थकावट, कम हिम्मती और सर बोझा रहता है और कभी चक्कर भी आते हैं। मरीज़ बेशुमार लामात वाक़ई होने का जिक्र करता है। अब इस मरीज़ को तज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए खाना भी ज़्यादा और जल्दी जल्दी खाता है। जिस कदर खाता है इसी कदर तकलीफ़ में मुब्तला भी होता चला जाता है। नरम ग़िज़ा से ऐसे मरीज़ को सुकून मिलता है। बाद मरीज़ों को खाली पेट तकलीफ़ ज़्यादा होती है और कुछ खा लेने से सुकून हो जाता है। जैसे जैसे ये मर्द बढ़ता जाता है, मरीज़ हर चीज़ खाने से डरता है कि कहीं इसके खाने से इसे जलन ना हो जाए, इसलिए वो कम खाता है, जिससे रोज़ बरोज़ वो लागर होने लगता है। बाज़ को मुशन लगे रहते हैं। ये छोटे छोटे पखाने दिन में 3-4 मरतबा, कभी दर्द, कभी मरोड़, कभी तकलीफ़ और कभी बिला तकलीफ़ आते हैं और कभी कब्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और बाज़ को तो जो है वो इससे भी ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। बाज़ को हाइटस हर्निया हो जाता है और बाज़ को रिफ्लेक्स ओसोफेगेट्स हो जाता है, यानी कि मैदे के मुंह का जो है वो सोजिश होके उसका ज़्यादा ख़राब हो जाना। हाइटस हर्निया जो है ये भी ज़हन कर लें। हाइटस हर्निया से मुराद है मैदे का मुंह का कुछ हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी यानी कि हौज़ बतन से निकलकर थोरासिक कैविटी यानी हौज़ सीना में चला जाता है। और रिफ्लेक्स ओसोफेगेट्स में मैदा से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लहरों की शक्ल में हरकत और ऊपर गले की तरफ मुतवातर जाना शुरू हो जाती हैं
लहरी हरकत का ये अमल मरीज़ के लिए इंतहाई अज़ियतनाक होता है। अच्छा, ये हरकत सोते जागते मौजूद रहती हैं। ये जो उल्टी लहरी हरकत होती हैं, ऐसे लगता है जैसे मैदे की चीज़ें ऊपर को आ रही हैं और शदीद बेचैन कर देती हैं। और इसमें चूँकि मोटर नर्व एक्टिव हो जाते हैं, जिनकी बिना पर लबलबा पिंक्रियाज जो है हर वक्त तेज़ाब बनाता रहता है और ख़ुराक की नाली में उल्टी लहरें शुरू हो जाती हैं। लहरी हरकत मैदा से उठकर ख़ुराक की नाली और फिर हलक तक जाती हैं। किसी वक्त भी मरीज़ को चैन नहीं आने देती। मरीज़ बेचारा हर वक्त बेचैन रहता है। बदहज़मी, सीने की जलन, दर्द और फमे मैदा पर दर्द मरीज़ की हालत अबतर किए रखते हैं। अब आते हैं इनके असबाब में। असबाब में होटलिंग है, तेज़ मिर्च मसाले हैं, बेकरी की मिठाइयाँ और बिस्किट, भुने हुए गोश्त का कसरत इस्तेमाल, तेज़ तुर्श अशिया मसलन कोका कोला, पेप्सी, देगर सोडा वाटर, कांजी, केचप, अचार, चटनियाँ, सिरका जात वगैरह का इस्तेमाल, खाने के शेड्यूल में बेतदाली, टेंशन, मैदे की मसनूआत, समोसे, कचौरियाँ वगैरह, तंबाकू नोशी और शराब, पान, गुटखा वगैरह, समियात का असर, जहरों का इस्तेमाल या किसी भी जहरीली चीज़ का इस्तेमाल या किसी एंटीबायोटिक की जहर का इस्तेमाल, चाय और काफ़ी का कसरत से इस्तेमाल, अंग्रेज़ी अद्वियात का आदी होना, एस्प्रिन, एंडोमेथासिन, फ़नाइल बुटाजोन वगैरह का इस्तेमाल। तो ये नोट कर लें, ये सारी अलामात सब कुछ बता रही हैं कि ये अल्सर मैदा है। अल्सर मैदा के मरीज़ और बाद डॉक्टर ये बात समझ से बालातर है, इसके बावजूद भी एक तकलीफ दे टेस्ट कराते हैं जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं। तो ये जितनी अलामातें ये बता रही हैं कि अल्सर मैदा है। और मेरे एक करीबी अजीज़ की भी ये बात है, उन्हें 1000 दफ़ा बताया कि आपको अल्सर मैदा है, आपको ज़ख़म हो गया मैदे के अंदर। तो इसमें कौन सी बात है कि जिस चीज़ की समझ नहीं आती। वो फिर भी एंडोस्कोपी उन्होंने कराया, एच प्लोरी टेस्ट करवाए और उसके बाद डॉक्टरों ने यह भी कहा कि आपको किस पागल ने कहा है कि अल्सर है। और बहुत से लोगों ने, बहुत से हुक्मा ने उसे अल्सर कहा भी और अल्सर की अलामत भी वाज़ेह थी। लेकिन ये समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा वाज़ेह अलामत होने के बावजूद मरीज़ एंडोस्कोपी क्यों करवाता है या डॉक्टर या हकीम उसे क्यों लिख कर देते हैं। तो ये इतनी वाज़ेह अलामत हैं जिनके लिए तकलीफ़ दे टेस्ट एंडोस्कोपी कराने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बहरहाल फिर भी लोग अपनी तसल्ली के लिए या शायद वो समझते हैं कि ये स्टेटस नहीं हमारा, या वो समझते हैं कि इस तरह हम फितरती या नफसियाती तौर पर मुतमईन नहीं हो पाते, वो फिर भी एंडोस्कोपी टेस्ट करवाते हैं। तो बहरहाल ये जितनी अलामत हैं अगर ये वाज़ेह हैं तो इस टेस्ट की ज़रूरत नहीं, इलाज की ज़रूरत है। अब इलाज के बाद भी टेस्ट की इसलिए ज़रूरत नहीं, अगर मज़कूरा अलामत जो मैंने ऊपर ज़िक्र की हैं सारी अगर वो ख़त्म हो जाती हैं तो फिर टेस्ट की ज़रूरत नहीं, मरीज़ अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे अगर वो ठीक हो गया है। अब जो इलाज है इसमें ये चीज़ ज़हन में रखनी पड़ती है, अगर मैदे के ऊपर वाले हिस्से में अल्सर हो तो वो खुश्की सर्दी की ज़्यादती से होता है। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, सुदावी हो तो उसमें बड़ी हुई होती है, ठीक है। अब अगर मैदे के नीचे वाले हिस्से में अल्सर है तो वो खुश्की के साथ इंतहाई ज़्यादा गर्मी की वजह से होता है। अगर असना अशरी का अल्सर हो तो ये इंतहाई ज़्यादा गर्मी और खुश्की जिस्म में जब ज़्यादा हो जाती है, सफ़रात ज़्यादा हो जाता है तो तब ये अल्सर होता है। कलून नाज़ल का असर जो है ये इंतहाई खुश्की गर्मी की वजह से होता है। और ये नोट कर लें कि जब ये मर्द शुरू हों, ये अलामत शुरू हों तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कराएं और मुसलसल इस्तेमाल कराएं। एक लम्हे के लिए भी बद परहेज़ी ना हो, परहेज़ मुसलसल रहे। ग़िज़ाई चार्ट नंबर जो 5 है उसे ही दिया जाए। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 6 भी दे सकते हैं और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 6 में अगर चावल हैं तो वो आप बिल्कुल ना दें, और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 में अगर अंडे हैं वो ना दें, पालक है उसको आप रहने दें। यानी कि वो चीज़ें जिसका समझ आ रही है कि गर्मी खुश्की करेंगी या इनकी गर्मी से मैदे के ज़ख्म ख़राब हो जाएंगे, उनमें पालक है।
यखनी वगैरह भी ऐसे मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकती है। और ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 और 6 ये दोनों इस्तेमाल कराएं। चावल बिल्कुल बंद रखें, बेकरी की मसनूआत, मैदे की मसनूआत, समोसे पकौड़े वगैरह ये बंद रखें। और मुसलसल ग़िज़ाई चार्ट और मुसलसल ये नुस्खा जो आपको बता रहा हूँ ये दोनों इस्तेमाल करें। अब नुस्खा पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, वो है अजवैन देसी, पुदीना खुश्क, गंधक, आंवला सार और सौंफ। ये चारों चीज़ें बराबर वज़न मिलाकर रखें, अच्छी तरह बारीक पीस लें और 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल या 1 माशा की मकदार में ये इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम। इसके साथ एक और नुस्खा है हल्दी, मलट्ठी और सौंफ। ये भी तीनों चीज़ें इंतहाई बारीक पीस लें और 1 माशा की मकदार में या 2 माशा की मकदार में या 00 फुल साइज़ जो कैप्सूल है वो 2 अदद, ये सुबह दोपहर शाम और रात को दिन में 3-4 दफ़ा लें, ठीक है। और इसके साथ आप दूध में सौंफ डाल के उबाल के ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये शुरू में ये चीज़ें इस्तेमाल कराते रहें। अगर तो अलामत कंट्रोल हो जाती हैं तो बेस्ट, अगर महसूस करती हैं नहीं होती तो फिर एक और नुस्खा नोट कर लें, वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये जी मलट्ठी का साथ जो है ये 20 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, सौंफ 15 ग्राम और बादाम 40 ग्राम। मलट्ठी का साथ जो है 20 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, सौंफ 15 ग्राम और बादाम 40 ग्राम। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसी मकदार से इसको डबल या ट्रिपल या जितना भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। मसलन अगर आप चाहते हैं कि मलट्ठी जो है ये 200 ग्राम हो जाए तो काली मिर्च 50 ग्राम हो जाएगी, सौंफ 150 ग्राम हो जाएंगे और बादाम जो है वो 400 ग्राम हो जाएंगे। लेकिन बादाम जब आपने डालनी है तो थोड़ी सी मेहनत करके, एक तो ये है कि गुड़बंदी बादाम लें और उनको खुद तोड़ें और फिर वो चख लें, जो कड़वे हैं वो फेंक दें। गुड़बंदी नहीं मिलते तो जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन कोशिश ये करें कि वो कड़वे ना हों। और अमेरिकन किडनी अगर डाल रहे हैं तो वो कड़वी होती नहीं है। और बादामों को अच्छी तरह बारीक करके छाननी से छान लेना है। अगर बादामों के ज़र्रे जो हैं आप खा लेते हैं और वो ज़र्रे हज़म नहीं होते, वो मैदा और आंतों से निकल के वैसे ही निकल जाते हैं और हज़म नहीं होते, इसलिए उनका खाना, उन पे पैसा लगाना वो सारा वेस्ट हो जाता है। बादामों का इस्तेमाल करते वक्त ये ख्याल रखें कि वो इंतहाई ज़्यादा बारीक आटे मैदे की तरह पिसे हुए हों, तभी जाके बादाम फ़ायदा करेंगे। इनमें बादाम इंतहाई बारीक कर लें और छानी से छान लें, बाकी चीज़ें भी बारीक कर लें, ये मिक्स कर लें और 1 चम्मच चाय वाला दिन में 4 बार बाकी नुस्खे के साथ इस्तेमाल करें। इसको मुसलसल इस्तेमाल करें, बेशक साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो इंशाल्लाह आप इन अलामात से निजात पाने लगेंगे। नज़र अगर कमज़ोर हो रही है ठीक होने लगेगी, याददाश्त अगर ख़राब हो रही थी वो ठीक होने लगेगी, दिमाग में अगर खुश्की आ गई थी, नींद कम थी, पट्ठों में तनाव था, टेंशन थी, बेचैनी थी, क़ुव्वत बर्दाश्त कम हो गई थी, गुस्सा ज़्यादा आता था, तो इन्हीं अद्वियात से और इन्हीं ग़िज़ाई शेड्यूल से इंशाल्लाह आपकी अलामात कम से कम होती जाएंगी और एक दिन आप ज़रूर सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि परहेज़ को मुसलसल किया जाए और दवा भी मुसलसल खाई जाए। अगर कहीं रुकावट आती है तो तभी हमें परेशानी होती है, अदरवाइज़ कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। जो भी मर्ज़ अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो उसके लिए उसकी दवा, उसका इलाज भी भेजा है। ये आप रब्बानी दवाखाना लाहौर से अल्सर के ऊपर तहकीकात समात फरमा रहे थे। वो दोस्त जो न्यू हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और लोगों के लिए ये मेरी गुफ्तगू सदका जारिया बनती रहे। अल्लाह हाफिज़।